एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस कैरिंग ए करंट दिस। देखो क्या दिया उसने तुम्हें, उसने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वायर है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू है, 1 × 10⁻⁻⁷। तो बस ऐसे ही लिख दो 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ये दिया है। फिर इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, कह रहा करंट की जो वैल्यू है वो है 1.5 एम्पियर, ये कहा है। Assume that each copper atom contribute roughly 1 electron, the density। अब इस वायर की जो कॉपर का वायर है और इस कॉपर के वायर की क्या दी है, डेंसिटी कितनी है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर 1 वॉल्यूम है तो उसके अंदर कॉपर का मास कितना है, 9 × 10⁻³ किलोग्राम, इतना मास है। एंड इट्स एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास भी दिया है, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ठीक है, या मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास है ना, मोलिक्यूल में हो तो मोलिकुलर मास, एटम हो तो एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास दिया है, कितने यूनिट है कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, 63.5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक है, इतना इसका एटॉमिक मास ये दिया है। ठीक, पूछ रहा है, क्या पूछा उसने कि ये बताओ कि इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी, ये बताना। अच्छा, ड्रिफ्ट स्पीड हम कैसे कैसे निकाल सकें, कितने फॉर्मूले हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के। तो एक तो फॉर्मूला ये था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टू एवरेज डिवाइड बाई ME। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, नहीं, क्या रिलैक्सेशन टाइम है, नहीं, ठीक है, ना ही ये निकलेंगे, इसका मतलब इस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। एक और फॉर्मूला है, वहां से भी VD है, उसमें भी VD है, कौन सा है, I = ANE VD। अब VD तो तुम्हें निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या करंट दिया तुम्हें, ये रहा करंट, कितना है, 1.5 एम्पियर करंट की वैल्यू है, एरिया है वायर का वो भी दे रखा है, नंबर डेंसिटी से निकल जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी पता है, तो इसका मतलब ये करंट वाला फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है ये देखो, फिर कौन से फॉर्मूले का यूज होगा वो देखो। ठीक, अब देखो इसमें हमें VD निकालना, फर्स्ट में जो इसका A पार्ट है इसमें हमें निकालना है VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, I = ANE VD। तो यहां से VD की वैल्यू कितनी आई, I/ANE, ठीक है, ये हमारा। अब I की वैल्यू कन्फर्म है हमारे पास, एरिया की वैल्यू कन्फर्म है, E की वैल्यू कन्फर्म है, हमें क्या नहीं पता अभी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन यहाँ क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब क्या था कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, किसी वायर के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब वे कैसे निकलेंगे, तो इसमें देखो हमारे पास हमें ये पता है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कॉपर का इतना मास है, और एक बात ये पता है कि हर इसके अंदर जितने भी कॉपर के एटम होंगे वे उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंडक्शन के लिए, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि हर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके अंदर सपोज जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या s नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वे कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही देंगे। बात समझ में आई। अब 1 यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है, ठीक है। अब अगर हम ये पता कर लें कि इतने मास के अंदर कितने एटम है कॉपर के, तो जितने कॉपर के एटम होंगे उतने क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 1 यूनिट वॉल्यूम में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या होता है हमारा n। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही n है,
तो 1 यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास है मास, कॉपर का इतना मास है। इस मास से हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ कॉपर एटम। जो मास हमें दिया है कॉपर का, उससे नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकाल लो। जितने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स होंगे उतने क्या होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 यूनिट वॉल्यूम, और वही हमारा एन होगा। तो मास ऑफ कॉपर से नंबर ऑफ कॉपर एटम्स आप कैसे निकाल लोगे, किस कंसेप्ट का यूज करोगे? मास और नंबर्स के बीच में रिलेशन कौन सा कंसेप्ट देता है हमें? मोल कंसेप्ट। क्या देगा? मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का यूज करोगे, और मोल कंसेप्ट क्या बताता है कि आप एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो और उतने ग्राम में 1 मोल होंगे, और उसमें संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो नंबर ऑफ संख्या होगी एटम्स की। तो 63.5 ग्राम में कितनी संख्या होगी एटम्स की, अवोगाद्रो नंबर ऑफ, है ना, अवोगाद्रो नंबर, उतनी संख्या होगी 6.022 10 के पावर 23, इतने एटम्स होंगे। इतने ग्राम में इतने एटम्स, तो इसे भी ग्राम में कर लो, तो इतने ग्राम में इतने एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस मास में हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहां से इसे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे लेंगे अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं, जिसके हिसाब से 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स होंगे। इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे। ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 63.5। अच्छा, अब कितने ग्राम में रिक्वायरमेंट है हमें, 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम है ना, ये ग्राम कितने होंगे, 9 इंटू 10 की पावर 6, तो 9 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 63.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 6 एटम्स। और इतने ही क्या हैं, एटम्स कह दो या इतने ही क्या कह दो, इलेक्ट्रॉन्स, और वही हमारा क्या है, एन। एन की वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारी एन की वैल्यू है, आई की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, और ई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर हम देखें तो एन की वैल्यू हमारी क्या आई है, तो एन हमारा आया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और 6 कितना हो गया, 10 की पावर 29 इंटू 9 डिवाइड बाई 63.5, ये हमारा एन है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में वी डी इक्वल टू हमारे पास क्या था, यहाँ आई की वैल्यू कितनी है, 1.5 डिवाइड बाई ए एन ई। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 10 की पावर -7, एन की वैल्यू कितनी आई, 6.022 इंटू 10 की पावर 29 इंटू में 9, और डिवाइड में जो था यहाँ ऊपर चला गया 63.5, ये एन था, और डिवाइड में ही और क्या था, ई, और ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बात समझ आई? अब मैं इस सारी वैल्यू को अगर कैलकुलेट करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर लगभग मेरा क्या आता है, 1.1 mm मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इससे कैलकुलेट करके कुछ इस तरह आएगा, 1.1 इंटू 10 की पावर, अब 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में 10 की पावर 3,
है ना, mm होंगे, तो यहाँ आ गया 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। अब मीटर में कितने हो गए, 1 मीटर में 1000, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1.1 mm पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना चलता है, बस 1 mm ही चलता है। जैसे ही मैंने बैटरी के 2 तार लगाए, बीच में बल्ब लगाया, तो मैं ऑन करता हूँ स्विच को, जैसे ही ऑन करूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना प्लस, ठीक है, तो माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो वेलोसिटी होगी वो केवल कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी, कि 1 सेकंड में कितना चलेगा, बस 1 mm ही चलेगा। 1 mm बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत बहुत धीमे धीमे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है, इससे ये पता चला। तो ये क्वेश्चन इसलिए आया है ताकि हमें ये पता चल सके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये बहुत कम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, तो बी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आई है ना, इसका कंपेयर करो। कंपेयर मतलब रेशो निकाल लो, किसके साथ, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर और स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में चेंज करूं तो कितना आएगा, 300 केल्विन। ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है ना टेम्परेचर की। तो अब बी पार्ट में जो टेम्परेचर है, थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड आप कैसे निकाल लोगे, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी जो होती है ना, थर्मल वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी या थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी कितनी होगी बताओ। थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है, एक तो है हाफ के काइनेटिक एनर्जी, है ना, 11th क्लास में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, थर्मल के साथ, ठीक है। तो थर्मल के साथ यानी कि टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स के अंदर मोशन आता है, तो टेम्परेचर की वजह से कितनी एनर्जी उसमें आई, तो वो एनर्जी आती है 3/2 kBT, और kBT हमारा kB क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जो थर्मल एनर्जी है किसके बराबर होगी, किसी भी कोई भी मटेरियल है, आप उस मटेरियल में बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वे क्या करेंगे, मोशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो उनके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हर एक टेम्परेचर पर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की। तो काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के हिसाब से हम कैसे बताएं, तो टेम्परेचर के हिसाब से जो एनर्जी है वो आप कैलकुलेट करोगे 3/2 kBT से, और ये जो थर्मल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फेज में टेम्परेचर के हिसाब से होती है 3/2 kBT, T मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे क्या लिया है 300 केल्विन, और kB की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है। जब गिवन होगी आप देख कर पुट कर लोगे तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी वेलोसिटी, और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी जो होगी हमारी ये आएगी √3 kBT डिवाइड बाई me। तो आप यहां से इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे, और इस वेलोसिटी से जो भी आंसर आएगा आप इस वैल्यू से उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है, उस इस वैल्यू से इस वैल्यू को क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। इसके बाद यहां पे करेंगे कि ये जो वेलोसिटी आई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलोसिटी वी गेट विद टेम्परेचर, थर्मल वेलोसिटी, इससे कैलकुलेट करके यहां पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये होगा, समझ आया। तो थर्मल मतलब काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे हर एक टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते रहेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहेंगे, यानी कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है, तो टेम्परेचर की वजह से है ना, तो टेम्परेचर की वजह से जो है वो टेम्परेचर से कैसे निकाले उसकी वैल्यू कितनी है एनर्जी की, तो टेम्परेचर से निकालोगे तो ये फॉर्मूला है 3/2 kBT, और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। और ये कह रहा है कि इसको कंपेयर करो इसकी वेलोसिटी से, ठीक है, जो भी आंसर kBT की वैल्यू रख के आ जाएगा। नेक्स्ट इसी का जो बी का सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करो, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी, 1.1 इंटू 10 की पावर -3, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वेलोसिटी का क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्पीड होगी, और वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की भी स्पीड होगी। तो इसका आंसर लगभग लगभग कितना होगा, 10 की पावर
11। यानी कि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये इसकी वेलोसिटी से बहुत बहुत ज्यादा क्या है, कम है। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी से भी क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आपको ये समझाया जा सके कि वायर्स के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग रहे हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। बात क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। अब देखो ये क्या है, कह रहा है इन एग्जांपल 3.1, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी फ्यू mm पर सेकंड, कुछ mm ही आ रही है, जैसे 1.1 mm आ रही थी। फॉर करंट इन द रेंज ऑफ फ्यू एम्पियर्स, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश्ड अमाउंट द इंस्टेंट ए सर्किट इज क्लोज। कह रहा है जैसे ही ऑलमोस्ट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज, कह रहा है जैसे ही सर्किट क्लोज करते हैं तो उसके अंदर करंट एकदम से स्टेबल हो जाएगा, सारे के अंदर करंट आ जाएगा, जबकि जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। स्पीड इतनी ज्यादा कम है, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगाया और यहाँ पे एक की लगाई और यहाँ लगाई एक बैटरी या सेल, ठीक है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो इसके अंदर करंट एकदम से आ जाएगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, एकदम से बल्ब ग्लो करेगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, कम है। तो ऐसा कैसे हुआ, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूं और एकदम से सारे सर्किट के अंदर करंट आ गया, जबकि स्पीड इतनी कम है? ये क्वेश्चन है, बात समझ आई? तो वैसा क्यों है? वैसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम सर्किट को ऑन करते हैं, इस पूरे सर्किट के अंदर क्या फैल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एकदम से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की स्पीड क्या है, 3 × 10 की, लाइट की स्पीड से, यानी कि विद द स्पीड ऑफ लाइट यहां पे सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इतना छोटा सर्किट है, लाइट की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, सो हम कह सकते हैं विद इन नो टाइम सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके अंदर क्या है, सब जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सारे में आया तो वे सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जहां भी थे, वे जहां भी थे वे वहीं से चलने शुरू हो गए। यानी कि जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इस वायर के अंदर जहां भी इलेक्ट्रॉन है सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू करते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू होंगे तो सब जगह क्या होगा, करंट होगा। तो करंट को टाइम नहीं लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा कम है। रीजन यही है कि सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला, फिर इसने अगले वाले इलेक्ट्रॉन को पुश किया, फिर उससे अगले वाले को पुश किया, धीरे 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 धीरे, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते और तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन पुश होते, तो इसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता, 1 घंटा। जैसे स्विच ऑन करोगे 1 घंटे बाद बल्ब जलेगा। ये लेकिन वैसा नहीं है ना कि जैसे ही यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखा हो तो फोर्स लगेगा, यानी कि उसी टाइम पे ही जस्ट विद इन नो टाइम सारे इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू कर दिया। हर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है, यहाँ का यहाँ का यहाँ का, हर जगह का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब पुश करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा तब जाके इसमें करंट होगा, वैसा नहीं। पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, कि द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट arise due to the force experienced by electron in the electric field inside the conductor, but the force should cause acceleration. Why then do the electrons acquire a steady average drift velocity? ये क्वेश्चन भी देखो कितना सिंपल है। इसने कहा कि जैसे वायर के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से भी इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो फोर्स लगेगा तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन होना चाहिए तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन वैसा तो नहीं होता। वेलोसिटी क्या होती है इसकी, तो एवरेज वेलोसिटी है, वो तो नहीं बढ़ती, वो तो वहीं पे ही एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी फिक्स है, 1.1 के आसपास होगी mm पर सेकेंड। तो ऐसा क्यों नहीं है कि लगातार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्या रीजन है? तो इसका रीजन है ड्यू टू रेगुलर कोलिजन्स, लगातार कोलिजन हो रही हैं। एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड बढ़ी, 0 से 5 हुई, फिर कोलिजन हो गया, फिर 0 से 5 हुई, फिर कोलिजन हो गया। कोलिजन बार बार क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को घटा रहा है। तो एक्सेलरेशन तो है, फोर्स तो लग रहा है, लेकिन रेगुलर कोलिजन हो रही है, टकराव हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो टकराव होते 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 आप देखोगे कि
सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर एवरेज स्पीड होगा जो कि इतना ही होगा और वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी है, फिर भी एक एवरेज स्पीड ही हमारे पास वो इंक्रीज नहीं होती बिकॉज ऑफ रेगुलर कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट सी में, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल, अगर देखो ड्रिफ्ट स्पीड इतनी कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, वो भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, कह रहे तब फिर ऐसा होने के बाद भी हमें करंट इतनी हाई अमाउंट में क्यों मिलता है। अब इस तीसरे पॉइंट का एग्जांपल ध्यान समझना, देखो ये वायर है, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर मैं ये कहूं कि यहां पे जो करंट है वो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर करंट यहां पे कब होगा, जब एक सेकंड में एक कूलम चार्ज पास हो जाएगा, तभी तो होगा। इस पॉइंट पे 1 एम्पियर करंट तब होगा यहां पे जब एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो जाए, एक कूलम। अच्छा, एक कूलम चार्ज पास होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास होना पड़ेगा, तो एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Q इंटू एन से हमने निकाला Q इक्वल टू एन, तो ये होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से पास होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ए वेरी हाई नंबर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब पास होंगे तब जाके यहाँ पे 1 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, यहां से इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, बहुत कम है। तो इतनी कम स्पीड होते हुए भी इस पॉइंट से इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे पास हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है, कैसे पास होंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, आगे चल रहा है, फिर पुश कर रहा है, वो भी चल रहा है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पुश करते करते चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट से ये इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे हैं तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये बहुत हाई नंबर है, अरबों खरबों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहां से, इस पॉइंट से एक सेकंड में, तब जाके इतना करंट होगा। तो इतनी कम स्पीड होते हुए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल पाओगे। इसका इसका आंसर यही होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना होता है, लगभग 10 की पावर 29, 26, 10 की पावर 29, 26 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 यूनिट वॉल्यूम में, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इतनी सारी, इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं ऐसे ग्रुप बना के, तो अगर बहुत धीमे से भी चलेंगे, अगर बस एक सेकंड में 1 mm भी चले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 सेकंड के अंदर अगर इतना सा भी चलेंगे, थोड़ा सा भी, तो भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से पास कर जाएंगे। ऐसा किस लिए है, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वहां पे आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, संख्याएं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मैं सपोज आपको कहूं कि चलो इस गेट से बच्चों को निकलना है और धीमे धीमे स्पीड से, तो इस गेट से कितने, एक बच्चा निकल पाओगे एक सेकंड में बस। ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि मैं इधर से एयर को पुश कर रहा हूं, तो एक सेकंड में अगर मैं धीमे से भी पुश करूं, धीरे से भी हवा निकले इसमें से, तो इस गेट से एक सेकंड में कितने एयर के पार्टिकल्स, मोलिक्यूल्स निकल जाएंगे, तो बहुत ज्यादा संख्या में निकल जाएंगे। रीजन क्या है कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बस ये रीजन है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो बहुत कम है, फिर भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, फिर भी एम्पियर्स में करंट है। तो रीजन यही है कि नंबर डेंसिटी का इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा है। तो थर्ड पॉइंट में आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रीजन समझोगे। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, रेगुलर कोलिजन्स हो रहे हैं, इस वजह से रेगुलर कोलिजन्स हो रहे हैं, इस वजह से एवरेज स्पीड है, स्पीड एवरेज है, वो लगातार नहीं बढ़ रही। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल जाएगा लाइट की स्पीड से, और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ हर जगह पे जहां भी वे हैं वहीं से मूव करना शुरू करेंगे, इसलिए इंटेंस करंट फैल जाएगा जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट डी पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, चल रही है मेटल के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, डज इट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या इसका मतलब है मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। अगर ये वायर है मेटल का ही है, तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं क्या,
अगर मान लो इधर नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, इस वायर में, तो क्या ऐसा है कि सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे? अगर मैंने एक बैटरी लगाई, मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, तो इस वायर में क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, चलेंगे ना सारे के सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन है, फोर्स लगेगा, सब एक डायरेक्शन में चलेंगे, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो ये तो बात सही है कि सारे के सारे किधर चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे अगर हम ओवरव्यू देखें दूर से, ठीक है। लेकिन अगर हम डीपली इसको स्टडी करें तो इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नहीं चलते। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाना है, तो ये ऐसे नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक एटम आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर चला और इस एटम के एक दो चक्कर लगाए, फिर इधर चला, फिर ऐसे चक्कर लगाए, फिर इधर चला, चल तो इधर ही रहा है। लेकिन आप हर जगह देखोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हाँ, ओवरऑल वेलोसिटी आप देखोगे तो वो इधर ही जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट हैं इसमें, आप डीपली स्टडी कर रहे हो, देख रहे हो, बिल्कुल एकदम उससे डीपली देख रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ही जा रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन मोटे तौर पर देख रहे हो तो डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल, एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्या स्ट्रेट लाइन होगी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यानी कि आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, ऐसे चल रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन जो पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो वो ऐसे चलेगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है पाथ, नहीं है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ इज कर्व्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ इज स्ट्रेट, ऐसे चलेगा, ठीक है। प्रेजेंस में ऐसे चलेगा, एक तरफ फोर्स लग रही है, फोर्सफुली इधर धकेल रही है उसे भी, तो ऐसे यूं चलेगा। पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट, अच्छा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, आप देखोगे सेम वही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, इसमें क्या है, फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो। नेक्स्ट क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन पे ना एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन लग रहा है, उसके बावजूद भी उसकी स्पीड जो है क्या है, एक एवरेज स्पीड आ रही है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, क्योंकि लगातार क्या हो रहे हैं, कोलिजन्स हो रहे हैं, सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा होगा। सी में क्या है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। देखो 10 की पावर 29 के आसपास होती है, इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर्स तो आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, बाय नो मींस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सुपरपोज्ड ओवर द लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, वो एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक एवरेज वेलोसिटी लेकर आए हैं हम, कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, डायरेक्शन तो आप डीपली देखोगे तो अलग अलग है, लेकिन उनका एक ओवरऑल एवरेज डायरेक्शन निकाल लोगे तो वो इधर ही एक तरफ ही आएगा। क्लियर है। तो ये रैंडम डायरेक्शंस के क्या हैं, सुपरपोजिशंस हैं, जो एक डायरेक्शन में आया। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ क्या होगा, स्ट्रेट, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ क्या होगा, कर्व्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जांपल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स में भी हैं क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में भी है। एनसीईआरटी में एक ही टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये वही है रेजिस्टेंस का, कि अगर मैं टेम्परेचर से देखूं कि रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका एक होगा फॉर्मूला R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सपोज इनिशियल T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, T1 से कितना कर दिया, T2, तो चेंज किया टेम्परेचर में,
तब रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, R2। तो ये जो रेजिस्टेंस है T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है। ये चेंज इन टेम्परेचर, ये है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, या मटेरियल। और ठीक है, ऐसे ये एक तुम्हारा ये हो गया फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर है किसका, नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम के जो वायर होती है ना, इनसे हीटर बनाए जाते हैं। हीटर, हीटिंग एलिमेंट्स आपको पता ही है, जैसे ही आप उसमें कनेक्ट करोगे सर्किट में तो एकदम गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन इन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू इट, जब इसके अंदर बहुत ही कम करंट जा रहा था ना, द रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर लगभग कितना था, रूम टेम्परेचर के बराबर 27 डिग्री सेल्सियस पर, तब इसका रेजिस्टेंस इतना था 75.3 ओम। कह रहा है व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, जब 230 वोल्ट पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो करंट जो है क्या हुआ, सेटल हुआ, बढ़ा करंट। तो थोड़ी सेकंड बाद हमने देखा कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, 2.68 वैल्यू होगी, और एक टेम्परेचर पहुंच गया, यानी कि एक टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई है ना, बढ़ी होगी टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर, द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है इसका वो इतना है। तो बताओ कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम, की जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके बाद वो टेम्परेचर कितना होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें दी हैं, कह रहा है जो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 की वैल्यू क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। T2 की टेम्परेचर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अल्फा की वैल्यू उसने कितनी दी है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब जो रेजिस्टेंस है R1, R1 कितना है, R1 मतलब कौन सा रेजिस्टेंस होगा, जो 27 डिग्री पे है। तो 27 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना था 75.3 ओम, ठीक। अब T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, क्या निकाल सकते हैं हम उसकी वैल्यू, दी तो नहीं है। कह रहा जब जैसे ही हमारे पास एक वायर है ना एक रूम का, अब उसमें करंट लगभग 0 है और रूम टेम्परेचर पे है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका रेजिस्टेंस है, इतना रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है। हमने उसे कनेक्ट कर दिया 230 वोल्ट पे, और 230 वोल्ट पे उसमें इतना करंट चला गया, ठीक है। तो बताओ अब इसका कितना करंट जाएगा उसके अंदर, वोल्टेज आप दोगे तो गर्म हो जाएगा वायर। तो कह रहा अब उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये बता दो, ठीक है। तो वो पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए R1 की और R2 की। तो R1 की तो वैल्यू पता है क्या, हमें R2 की वैल्यू भी पता है क्या, तो डायरेक्ट तो उसने दी नहीं, क्या निकाल सके क्या, निकाल सकते हैं। देखो R2 के लिए उसने क्या दिया, वोल्टेज दी है और करंट दिया है, क्या वोल्टेज करंट से रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो R2 हमारी होगी वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि 230 डिवाइड बाई 2.68, इतने ओम रेजिस्टेंस है। तो T2 टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, T1 टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, ये अल्फा है, ये T1 है, और T2 की वैल्यू बताओ। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, डेल्टा T, ठीक है, या डेल्टा T निकालो, चलो आप यहां से डेल्टा T हम निकाल लें। तो डेल्टा T निकालना, तो R2 का हमारा क्या है, R2 230 डिवाइड बाई 2.68, और ये R1 डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड में R1 की वैल्यू कितनी है 75.3, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, डेल्टा T को मैं क्या कह सकता हूं T2 माइनस T1, ये 1 इधर ले जाऊं तो ये हमारा आ जाएगा 230 डिवाइड बाई, अच्छा ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा। अब दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 230 माइनस 2.68 इंटू 75.3, और डिवाइड बाई 2.68 इंटू 75.3, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल्स टू अल्फा T2 माइनस T1। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, उसको भी डिवाइड में ले जाओ, तो ये कितना हो गया, ये हमारा आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 230 माइनस 2.68 इंटू 75.3
डिवाइड बाई 2.68 इंटू 75.3 और मल्टीप्लाई में अल्फा डिवाइड में लेके जाओगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। अब T2 निकालना है, T1 को भी इधर ले जाओ, तो T2 इज इक्वल टू 230 माइनस 2.68 इंटू 75.3 डिवाइड बाई 2.68 इंटू 75.3 इंटू 1.7 10⁻⁻⁴। और जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा, ये T1 इधर आया क्या हो जाएगा प्लस T1, तो प्लस T1 की वैल्यू कितनी है 27, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 847 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसका टेम्परेचर कितना हो चुका होगा तब 847 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, R1 से R2 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस of the platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm. टाइम हो गया है ना, और इसमें टाइम लगेगा, है ये भी आसानी वैसे आड़कस है ना, कल करेंगे। टाइम हो गया, इसमें 15 मिनट जाते